Namaskar and a very good morning. Today I'm going to discuss about the third series of IUI, and today's lecture or discussion is called Pearls of IUI. So here I will summarize what are the situations where IUI can give good results, और मैं ये भी बताना चाहूंगी कि जो हम स्टडीज देखते हैं, चाहे आईयूआई के बारे में हो, आईवीएफ के बारे में हो, वो कैसे हम इंटरप्रेट करते हैं, कितना सारा इंफॉर्मेशन आपके पास है, हम लोगों के पास है, कौन सा सही है, कौन सा गलत है, क्या हमारे ट्रीटमेंट में सक्सेस देगा, क्या ऑब्जर्वेशन का कोई बेसिस नहीं है. So a little bit of all that as well. But first, today I'm going to talk about an interesting topic called the pearls of IUI. अब इसमें देखिए कि IUI जिनमें ओव्यूलेशन की प्रॉब्लम है, ओव्यूलेशन की प्रॉब्लम किन में हो सकती है? ओव्यूलेशन की प्रॉब्लम पॉलिसिस्टिक ओवरीज में हो सकती है, मेल फैक्टर में हो सकती है, जिसमें स्पर्म काउंट कम है, अनएक्सप्लेन्ड में, मतलब हमने एग टेस्ट, ट्यूब टेस्ट, स्पर्म टेस्ट, यूट्रस टेस्ट ये सब कर लिया, तो ये काफी टाइम्स पेशेंट्स कहते हैं डॉक्टर अभी तो ठीक है फिर भी क्यों नहीं हो रहा है. बट वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट सब ठीक मतलब it's not that we can check whether egg is coming in tube, fertilization is happening, implantation is happening. सब ठीक मतलब जो बेसिक टेस्ट हैं लाइक AMH, sperm test, tube test, ultrasound, these are in the normal range. But we need to know कि pregnancy is a very intricate, बहुत complicated process है. इसीलिए तो IVF is not 100% every time. IVF में तो एम्ब्रियो ही अंदर डाल रहे हैं, तो 100% रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है? That means there's so much yet in pregnancy that we still have to find out. फिर एंडोमेट्रियोसिस, यूजुअली माइल्ड टू मॉडरेट एंडोमेट्रियोसिस में IUI कर सकते हैं. कॉइटल डिसफंक्शन जिसमें रिलेशनशिप कंज्यूमेट करने में प्रॉब्लम है, उनमें कर सकते हैं. उनमें हम लोगों ने देखा है कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, स्पेशली इन यंग कपल्स, जब एग फैक्टर, स्पर्म फैक्टर ठीक है, इट्स अ वेरी गुड टेक्निक. इट्स कॉल्ड AI और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन. बट ये जो आप देख रहे हैं, these are the few where IUI can help. अब जो टेस्ट हम लोग IUI के पहले करते हैं, कुछ हार्मोनल टेस्ट हैं, कुछ फिटनेस के टेस्ट हैं जैसे थायराइड, ब्लड शुगर, हीमोग्लोबिन, कुछ वायरल इन्फेक्शन स्क्रीन करना जरूरी होता है, और हस्बैंड स्पर्म टेस्ट. अल्ट्रासाउंड करना बहुत जरूरी है कोई भी फर्टिलिटी प्रोसीजर से पहले. उससे हमें काफी सारा इंफॉर्मेशन मिल जाता है, यूट्रस, फाइब्रॉइड, पॉलिप, एंडोमेट्रियल थिकनेस, एंट्रल फॉलिकल काउंट, सिस्ट, एक्सेट्रा. ट्यूब टेस्ट, ट्यूब्स ओपन है या नहीं. हिस्ट्रोसल्पिंगोग्राफी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट, जिससे ये ट्यूब टेस्ट का पता लगता है. पर हिस्ट्रोसल्पिंगोग्राफी इज वन टेस्ट. फिर सोनोसल्पिंगोग्राफी करते हैं, SSG जिसे कहते हैं. SSG हम लोग हमारे सेंटर में करते हैं, हम लोग इसे एनेस्थीसिया में करते हैं because we feel it's a painful test or a discomforting test and we would like to avoid the pain. Another thing, important thing ट्यूब टेस्ट में कि ओपन होना, इसका मतलब ये नहीं वर्किंग. What happens? ट्यूब्स का काम क्या है कि जो एग है उसको खींच के अंदर ले आना ताकि स्पर्म से फर्टिलाइज हो जाए. समवेयर हियर, यहाँ तक आएगा, स्पर्म यहाँ से यहाँ आके फर्टिलाइज होगी, फिर एम्ब्रियो बनेगी, फिर एम्ब्रियो नीड्स टू कम बैक एंड इम्प्लांट हियर. अब ओपन मतलब ये सारा काम हो रहा है, वी कैन नॉट चेक दैट. बट हाँ, जैसे ये है, फिम्ब्रियल एंड है, सारा क्लियर है, वी अज्यूम कि सब कुछ हो रहा है. फिर भी अगर नेचुरल ट्राइंग, IUI,
के बाद रिजल्ट नहीं आ रहा है, then we should think that something is not happening and go for IVF. अब IUI से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि इसकी ये क्या है, इसमें कब कब आना होता है, इसकी सक्सेस रेट क्या है, कंसेंटिंग होती है, कॉस्ट का काउंसलिंग होता है। सक्सेस रेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कोई भी प्रोसीजर जब पेशेंट एक कोई भी सेंटर या क्लिनिक में करते हैं तो एक एक्सपेक्टेशन है कि वी विल गेट प्रेग्नेंट, और आना, अल्ट्रासाउंड्स करना, फिर रिजल्ट नहीं आना, अगर ऐसा हुआ सो दिस लॉट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट. So keeping your expectations right is very important. In natural cycle, usually success rates of conception in young couples are between 15 to 25 per month. In IUI, maximum 20-25%. If we are super ovulating, max 30 in very young PCO जा सकता है, but it's usually 20. और IVF में जाके यंग गुड प्रोग्नोसिस पेशेंट्स में 50 to 60 जा सकता है पर मंथ. तो जब हम 15 to 20% प्रेगनेंसी रेट पर मंथ की बात कर रहे हैं, इसका मतलब यू मे नॉट गेट, there's an 85% चांस दैट एक IUI में नहीं होगा. सो व्हाई? क्योंकि जो फॉलिकल्स है उसके अंदर एग है या नहीं, एग निकला या नहीं, ट्यूब्स से आया या नहीं, like I explained in my earlier slide. So there's so many variables, so many processes that cannot be checked. डिफरेंट स्टिमुलेशन प्रोटोकॉल्स होते हैं, नेचुरल है, दवाइयों से है, इंजेक्शन से है, मॉनिटरिंग होती है, रोज पेशेंट्स 2-3 दिन, 4-5 दिन बाद, डिपेंडिंग ऑन द साइज, डिपेंडिंग ऑन योर मेंस्ट्रुअल साइकिल लेंथ, की साइज क्या है, लेफ्ट की, राइट की एंडोमेट्रियम क्या है. अब कुछ स्टडीज में अभी आपसे शेयर करूंगी. ये आज मेरा IUI और स्टडीज का तो है ही, बट एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट में हमारे जो फॉलोअर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनसे शेयर करना चाहूंगी. हम लोग कुछ भी अगर इंफॉर्मेशन चाहते हैं, सीधा हम लोग गूगल में जाते हैं, और गूगल में काफी सारा इंफॉर्मेशन आता है. एक ही पॉइंट में प्रोज भी आता है, कॉन्स भी आता है, एंड एट द एंड ऑफ द डे वी आर ऑल कंफ्यूज्ड कि सही क्या है. नाउ स्पेशली जो मेडिकल नॉलेज है, एक तो जो डॉक्टर्स हैं मेडिकल स्कूल में, उनकी एजुकेशन है 5 to 6 years ऑफ बेसिक एजुकेशन, फिर 3 to 4 years ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर 2 to 3 years of super specialization. So obviously we have been taught just this field for at least a decade, 10 साल. फिर भी साइंस इज एन एवर चेंजिंग फील्ड, बदलता रहता है, इंफॉर्मेशन आती रहती है. तो हम लोग अपने आप को अपडेट कैसे करते हैं, डॉक्टर्स और मेडिकल प्रोफेशनल? हमारी मीटिंग्स होती हैं, कॉन्फ्रेंसेस होती है, और एक मेडिकल साइट है, इसका आप ध्यान दीजिए, PubMed, PUBMED.com. इसमें पूरे वर्ल्ड के सारे जो फील्ड्स है, चाहे लिवर है, इंटेस्टाइन है, ब्रेन है, IVF है, जो मेडिकल स्टडीज है उसमें एंटर होती है, उसमें जर्नल्स में सब सबमिट करते हैं. जो वैलिड स्टडीज होती है वो एक्सेप्ट हो जाती है, और फिर वो PubMed इज अ वेरी ऑनरेबल फोरम फॉर मेडिकल स्टडीज. PubMed में कुछ पब्लिश हो जाना, probably it's a good study. ईच स्टडी को भी एनालाइज किया जाता है, उसमें कितने पेशेंट्स थे, सैंपल साइज कितना था, उसको ब्लाइंड किया गया या नहीं. जैसे हम लोग फॉर एग्जांपल एक स्टडी है जिसमें 50 पेशेंट्स हैं, उसकी इंटरप्रिटेशन विल बी नॉट एज गुड एज सेम स्टडी विथ 1000 पेशेंट्स. पर हमेशा 1000 पेशेंट्स का स्टडी नहीं हो पाता है. फिर है ब्लाइंडिंग. कोई इंटरवेंशन हम दे रहे हैं, हम कह रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल
PGS जेनेटिक स्क्रीनिंग ऑफ एम्ब्रियो से प्रेगनेंसी रेट बढ़ता है। 50 IVF पेशेंट्स में PGS किया, उनका रिजल्ट 60% आ गया, पहले 40% आता था। सो इट्स अ रेट्रोस्पेक्टिव एनालिसिस, पर बेटर इज टू ब्लाइंड इट। एक ही सेंटर में 30 को PGS करो, 30 को मत करो, और फिर उनकी रिजल्ट करो। सो यू हैव टू एनालाइज ईच स्टडी की कितना रोबस्ट है, फिर जाके हम लोग कंक्लूड करते हैं कि ये ठीक है हमारे पेशेंट्स के लिए, ये नहीं है, ये करना चाहिए, ये नहीं। और every 1 to 2 years we need to update ourselves. So because in this field, result हमेशा नहीं आता है, and once it doesn't come, you start Googling, YouTubing, which is good. There's a lot of good information there. I'm not against this forum, very good. But आप PubMed में भी जाइए. Try to see studies related to your topic and then try to come to your conclusion. Talk to your doctor. Trust your doctor. Very important. Because I feel एक बार जब एक ट्रीटमेंट चलता है, उसमें अगर your mind is not free, then sometimes it becomes a very challenging journey. Okay, so enough of that. Now let's focus on IUI studies. इसमें ये है कि follicles IUI cycle में अगर 3 या 4 से ज्यादा है तो मल्टीपल प्रेगनेंसी होने की चांस ज्यादा है, और हमें वो साइकिल को अबॉर्ट या स्टॉप कर देना चाहिए। इसमें ये स्टडी है कि जो फॉलिकल की साइज है वो कितना होना चाहिए 988 साइकिल्स में। सो इट्स अ गुड स्टडी। उसमें ये है कि लेट्रोजोल एक दवाई है, क्लोमिफेन सिट्रेट एक दवाई है, 23 तक भी अगर हम जाएंगे तो रिजल्ट्स आर प्रिटी गुड। और ये ही अगर हम इंजेक्शन देते हैं तो हम कहते हैं 18-19 मिलीमीटर तक आप जाइए। अब हमने फॉलिकल कर लिया सब कुछ, फिर स्पर्म प्रेपरेशन इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ IUI, especially when there is sperm problem. तो 2 तरीके होते हैं, डबल डेंसिटी और स्विम अप। और स्विम अप यूजुअली जब काउंट्स गुड हैं तब किए जाते हैं। इसमें स्पर्म मीडिया, फिर उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं, फिर मोटाइल स्पर्म्स ऊपर जाती हैं, फिर उनको लेके गुड मोटाइल स्पर्म्स, मूविंग स्पर्म्स। तो जब भी हम लोग IUI करते हैं माइक्रोस्कोप के नीचे एक बार चेक कर लेते हैं कि सैंपल कैसा है, मोटिलिटी कैसी है, एंड व्हेन वी सी वेरी रैपिड क्लियर फील्ड ऑफ फुल ऑफ स्पर्म्स, वी आर वेरी हैप्पी। अब डबल डेंसिटी इज ऑल्सो अनदर वे जिसमें 2 मीडिया है, उनकी ऑस्मोलैरिटी अलग है, and the good sperms have to travel through that and come up, and then that is centrifuged, washed and then inseminated. जब sperm में debris ज्यादा है, motility कम है, तो it is a better way of bringing out the best sperms. IUI के टाइम क्या केयर लेना चाहिए? पेशेंट को रिलैक्स्ड, legs in lithotomy position, head slightly low, bladder semi full, और very slow insertion, और उसके बाद 10 minute rest. कभी कभी ये जो कैनुला हम इंसर्ट करते हैं it is not easy, तो स्टाइलेट पेशेंट को कफ करके, लेग थोड़ा सा और फोल्ड करके, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स यूज करके डिफिकल्ट IUI को हैंडल किया जाता है। अब कितने साइकिल्स IUI के करने चाहिए ना? जैसे हमारे सेंटर में we get lot of advanced age patients, we get lot of failed IVF cycles, so हम लोगों का फोकस काफी IVF पे है। बट यस, जो यंग कपल्स आते हैं जिनके बाकी सारे फैक्टर्स ठीक है, यू कैन परसिवियर विद IUI,
इस स्टडी में तो 9 लिखा हुआ है, बट आई वुड डिसएग्री विद इट. I would stop at 3 to 4. Many studies have said 6 cycles, but I think 6 या 3 या 4 में अगर नहीं हो रहा है, and this is for young couples, remember. कुछ मेडिसिन्स होते हैं वो दिए जाते हैं और 2 वीक्स के बाद प्रेगनेंसी टेस्ट. तो ये गुड पेशेंट्स कौन है? गुड पेशेंट्स मतलब बाकी बैड नहीं है, पर चांसेस किनके अच्छे हैं IUI से? यंग, लेस ड्यूरेशन ऑफ इनफर्टिलिटी, 2 या 3 साल से कम ट्राई कर रहे हैं ड्यूरेशन. स्पर्म्स आर गुड. व्हाट आर गुड स्पर्म्स? एक होता है टोटल मोटाइल स्पर्म काउंट, TMSC, 5 मिलियन होना चाहिए. तो अगर हम TMSC को छोड़ दें and just go to semen analysis, I mean, obviously better is more than 30 million, more than 50% A and B motility, but I would go at least 10 million. ये जो 5 million initial sperm count or even less में जब आप IUI करते हैं, your results won't even be, in my opinion, 2 to 5%. So at least reasonable sperm count होना चाहिए. Both tubes preferably patent. ये जो 1 tube patent में IUI किए जा रहे हैं, see, we can try. If the patient does not want IVF, then you can try unilateral IUIs where 1 tube is patent. But इसका एक logic है कि why probably this will not work, because जब एक ट्यूब ब्लॉक्ड है, एक ट्यूब डैमेज्ड है, there's a very good chance कि दूसरे साइड में भी इन्फेक्शन, एडिशन, ये सब होगा. So probably that's not going to work. And both tubes patent therefore. और ovulatory dysfunction मतलब सब ठीक है, ovulation नहीं हो रहा है, polycystic ovaries, आपने ovulation कर दिया, and because it's natural contact में भी आप रख सकते हैं, but IUI से थोड़ा सा better pregnancy rate होता है. Okay, a few more studies now. इसमें क्या था? ये जर्नल का नाम है ऊपर, कौन से ईयर में हुआ है. इसमें दे हैव कि IUI और टाइम्ड इंटरकोर्स, जो हम लोग पिछले में डिस्कस कर रहे थे कि PCO में आप जस्ट नेचुरल रिलेशन में छोड़ोगे या आप IUI करोगे. ना इसमें उन्होंने सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द बोथ ग्रुप्स ऑफ प्रेगनेंसी. PCO में उन्होंने जब IUI किया 48 versus 11%. I mean, that's a huge difference. So, I'm not saying कि हर किसी को इतना difference मिलेगा. But then, yes, if a polycystic ovary lady has tried और result आ नहीं रहा है, then you can, and you before going to IVF, you can try few cycles IUI and you will get good results. फिर है prognostic factors for pregnancy after IUI. कि ये हमने डिस्कस कर लिए. अब ये स्टडी देखिए 2019 में है, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ गायनियोप्स में है, और उसमें उन्होंने दिया है कि FSH हार्मोन 7 से कम होना चाहिए, 62 months, which is roughly 3 years, I guess, हाँ, उससे कम होना चाहिए. Follicles more than 1 होनी चाहिए, and baseline sperm more than 52 होना चाहिए. Ejaculate. So all good prognosis में IUI का result better है. Then हम लोग IUI एक HCG इंजेक्शन देते हैं जिससे follicles rupture होते हैं. तो उसमें फिर IUI करना चाहिए या नहीं? जैसे आज हमने HCG इंजेक्शन दिया, हम यूजुअली 36 to 42 आवर्स के बाद करते हैं क्योंकि इमीडिएट फॉलिकल रप्चर नहीं होता है. सो दे ट्राई टू डू अ कंपैरिजन कि जिस दिन HCG है और जिस दिन IUI 36 आवर्स करेंगे क्या डिफरेंस है. सो दे सेड कि HCG के टाइम IUI करके कोई प्रेगनेंसी रेट बढ़ता नहीं है. जो हम लोगों का यूजुअल टेक्निक है 36 to 42 आवर्स के बाद ही IUI करना चाहिए.
अल्ट्रासाउंड और ब्लाइंड, मतलब हम लोग एम्ब्रियो ट्रांसफर अल्ट्रासाउंड गाइडेंस में करते हैं, क्योंकि हमें एम्ब्रियोस को एक स्पॉट में डालना है, पर आईयूआई में sperm has to go into the tubes and meet the egg, so we really don't need that guidance according to me. But they did a study in this. In this, they got 130 women. ये मलेशिया का स्टडी है, और इनका कंक्लूजन क्या है? The conventional blind method of IUI is recommended for patients undergoing IUI treatment. The use of ultrasound during insemination procedure increased the need for trained personnel to perform ultrasonography and increase the cost, but added no extra benefit for patients or clinicians. So, this is a good study saying कि अल्ट्रासाउंड में IUI करने की जरूरत नहीं है. हाँ, बट अगर मुझे वो कैन्युलेशन में ही प्रॉब्लम हो रही है फॉर वॉट एवर रीजन, देन आई कैन यूज एन अल्ट्रासाउंड गाइड एंड गो इनसाइड. फिर हाँ, अब ओव्यूलेशन टाइमिंग इज द की थिंग इन आईयूआई. एक है एलएच किट से आप मॉनिटर करते हैं कि एलएच किट में एक लाइट प्रेगनेंसी टेस्ट की तरह होता है, बट इट डिटेक्ट्स कि आप कब ओव्यूलेशन हो रहा है. पहले हल्का सा लाइन आता है अराउंड मिड साइकिल, डे 9 डे 10 से स्टार्ट करते हैं फॉर 28 डे साइकिल, और फिर सडनली एक ब्राइट लाइन हो जाता है. सो यू हैव टू डू इट डेली. सो जिस दिन दो ब्राइट लाइट हो गए, उस दिन के नेक्स्ट डे आईयूआई करना चाहिए. दिस इज वन timing, one way of timing. The other way of timing is you give your HCG and 36 to 42 hours you do your IUI. इनमें इस स्टडी में इन्होंने देखा है कि इन दोनों टेक्निक्स में there is no difference. इसमें 332 couples were randomized. So whenever you see, you have to see कि randomized controlled trial. This is not the scope of this lecture today, but different studies भी कैसे होते हैं उसको भी स्टडी करना जरूरी है. रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल जो आप डिजाइन में देख रहे हैं, these are good studies. Okay, now ये ताइवान में स्टडी है, मॉडिफाइड स्पेकुलम. हाँ, कोई कहते हैं कि जो आप इंस्ट्रूमेंट डाल रहे हैं और तब आईयूआई कर रहे हैं, फिर आप उसको, क्योंकि स्ट्रेच होता है, प्रेशर है, पेशेंट स्ट्रेस है, आप उसको लूज इंस्ट्रूमेंट डाल के, कैनुला डाल के इंस्ट्रूमेंट को लूज कर दीजिए और फिर आईयूआई करिए. तो ये दोनों टेक्निक उन्होंने किया है, और जो कन्वेंशनल है जिसमें हम कसको स्पेकुलम कहते हैं इसे, उसको वैसे ही छोड़ देते हैं, और जो दूसरा टेक्निक है जिसमें हम लूज करते हैं, they did not see any difference in pregnancy rate. ये ऐसा टेक्निक होता है, ऐसे हम लोग इसको कसको स्पेकुलम कहते हैं, और ऐसे हम इसको डालते हैं. इसमें ये अभी भी ओपन है, इसमें ये क्लोज है. This seems to be a good study. Why? Because look at this, 4000 cycle. Predictive factors क्या है IUI के? We've discussed this, right? We've discussed. So इसमें है unexplained anovulatory. Polycystic ovary is the highest, and the lowest is low ovarian reserve, endometriosis. So तीन चीज, mild to moderate male factor, unexplained, polycystic ovaries. Sorry. अब ये इंटरेस्टिंग स्टडी है. इसमें उन्होंने, जो मैंने आपको बोला था, एलएच किट और एचसीजी ओव्यूलेशन चेक कर रहे हैं, और एक में एचसीजी देके 36 आवर्स कर ले हैं. इन्होंने ये स्टडी में सिग्निफिकेंट डिफरेंस देखा है कि एलएच किट से बेटर रिजल्ट्स हैं. तो जब मैं यूके में आईवीएफ प्रैक्टिस कर रही थी, उस सेंटर में एलएच किट से ही आईयूआई करते थे. बट व्हेन आई केम टू इंडिया, आई सॉ कि जो किट्स हैं दे वर गुड, बट कभी कभी
patient gets confused, हल्का लाइन, डार्क लाइन, आज करें कल करें, तो उसमें टाइमिंग का काफी वेरिएशन हो जाता था. I still feel in our setup, HCG trigger and doing it around 40 to 42 hours is the best way. ये स्टडी है ओवेरियन स्टिमुलेशन वर्सेस एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट. ये मैं बताती हूँ. And an unfavorable IUI is a safe, effective. Unexplained में उन्होंने बोला. इसका मैं आपको एक बैकग्राउंड दूंगी. Okay, let's just go into this. हाँ, एक बीच में, so another thing you need to know कि हम लोग जो प्रैक्टिस करते हैं, we are guided by international and national guidelines. So group of people sit and they decide कि अब साइंस इतना इंफॉर्मेशन है, अब ये ठीक है, इससे बेनिफिट होता है, इससे बेनिफिट नहीं होता है. फिर एक रिकमेंडेशन आता है जिसको गाइडलाइन कहते हैं, और फिर वो एटलीस्ट 2 to 3 years या 2 to 5 years वैलिड होता है. फिर से वो कमिटी बैठती है. तो एक गाइडलाइन आई थी, दिस वाज यूके गाइडलाइन, जिसमें ये था कि अनएक्सप्लेन्ड में आप टाइम वेस्ट मत करिए आईयूआई में, आप डायरेक्ट आईवीएफ में चले जाइए. सो दे कंपेयर 3 टेक्निक्स अनएक्सप्लेन में. इस स्टडी ने आईयूआई, फिर सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफर आईवीएफ करके, और फिर मॉडिफाइड एक डिफरेंट प्रोटोकॉल. सो दे कंपेयर्ड आईवीएफ विद आईयूआई, लो डोज स्टिमुलेशन, एंड दे फाउंड कि प्रेगनेंसी रेट्स, ये देखिए तीनों के ऑलमोस्ट सिमिलर है. आईयूआई और आईवीएफ एससीटी का ऊपर जा रहा है विद कॉन्सिक्वेंट मंथ्स. हाँ, सो लेट्स रीड दिस. सो कोई भी स्टडी होता है तो उसमें what is already known on this topic, up to half of subfertile couples are diagnosed as having unexplained or mild male factor. If these couples have unfavorable chances of natural conception, IUI with controlled ovarian hyperstimulation is the first line of treatment. IVF with single embryo transfer or IVF in modified cycle are alternative that may prevent multiple pregnancy. IVF with single embryo and IVF in a modified cycle were non-inferior to IUI. Rates of multiple pregnancy were comparable. Seems to be no reason to abandon IUI with control ovarian hyperstimulation as first line of in couples with unexplained and mild male factor. So, up single embryo transfer, mild stimulation, these are different topics. वो according to us क्या है, according to guidelines क्या है, we will discuss. I think I've had a discussion of this already. But what this is saying is कि unexplained में IUI आप try कर सकते हैं. और एक चीज we have to keep in mind for Western studies or Indian studies. Indian studies are there. I mean, there are many colleagues who are publishing. We publish a lot, almost 2 to 3 papers every year. And so the difference है, Western में काफी ज्यादा publication है. I mean, why it is, and that's a different discussion altogether. But उनके जो women हैं और हमारे जो women हैं, there is almost a 2 to 3 year difference in ovarian reserve. ये एक study है. तो अगर वो 38 कह रहे हैं, 38 में IUI करो, for example, it's 35 for India. 38 of an Indian woman is actually 42 of a Western woman. तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिए when you try to interpret these studies. Okay, so IUI में you have to select your patients, choose the right protocol, monitor properly, time it correctly, prepare your sperm well, check sperms yourself, smooth procedure, and good support after the IUI. And of course, for everything, we need God's blessings, we need good luck. So I hope you had an interesting
discussion. I would like to hear your comments of today's topic. And more importantly, I want you to go to the PubMed also after you've done your study on Google and YouTube. So till next time, bye-bye.